बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, नीरजा चौधरी, उनकी बिल्कुल नई पुस्तक है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड आई है, और उसके ऊपर उनके इंटरव्यूज भी प्रकाशित हो रहे हैं, और उस पुस्तक में बड़ी दिलचस्प जानकारियां हैं। अपने एक इंटरव्यू में नीरजा चौधरी ने टिप्पणी की है कि अगर वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट स्वीकार न की होती, मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू न की होती, तो भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण बनिया पार्टी ही बनी रहती, ये उन्होंने लिखा। अब देखिए, हम जानते हैं कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़े पैमाने पर ओबीसीकरण हुआ है, खासतौर से उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिम भारत में। और आज भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण बनिया पार्टी नहीं रह गई है। तो नीरजा चौधरी ये कहती हैं कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, उसके बाद में एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई जिसको कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी नेता, कोई भी विचारधारा पलट नहीं सकती थी। उससे ओबीसी का एम्पावरमेंट, पिछड़ी जातियों का सशक्तिकरण इतने बड़े पैमाने पर हुआ, और उसका राजनीतिकरण इतने बड़े पैमाने पर हुआ कि उससे देश की राजनीति पूरी तरीके से बदल गई। तो देश की राजनीति तो वीपी सिंह के इस कदम से बदल गई थी। सवाल यह है कि उस कदम के में खामियां कौन कौन सी थी। हम लोग उन खामियों के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जिस वक्त वीपी मंडल अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, तो मंडल कमीशन के एक दलित सदस्य थे, इनका नाम था आरएल नायक। आरएल नायक ने वीपी सिंह से कहा कि आप जो भी पिछड़ी जातियों के लिए रिजर्वेशन तय करना चाहते हैं, उसको अभी से पिछड़ी जातियों में 2 श्रेणियां बना दीजिए। एक उनकी श्रेणी रखिए जो कि भूमिधर हैं, यानी जो कि लैंडेड पीजेंट्री है, जो किसान है, जिनके पास जमीनें हैं, एक उनकी श्रेणी बना दीजिए, और एक उनकी श्रेणी बनाइए, एक काश्तकारों की श्रेणी बनाइए, और एक उनकी श्रेणी बनाइए जो कारीगर जातियां हैं, पिछड़ी जातियां, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति जो भूमिधर जातियां हैं उनके मुकाबले बहुत खराब है। और रिजर्वेशन का जो प्रतिशत आप इसकी सिफारिश करने जा रहे हैं, उसको भी 2 हिस्सों में बांट दीजिए, ताकि ये पहले से तय हो जाए कि भूमिधर जातियों को कितना आरक्षण प्राप्त होगा और कारीगर जातियों को कितना आरक्षण प्राप्त होगा। बीपी मंडल उनकी बात का खंडन तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी बात सच्चाई पे टिकी हुई थी, लेकिन उन्होंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि मुख्य तौर पर वो भूमिधर पिछड़ी जातियों के नुमाइंदे थे, और उन्हीं के हितों की पूर्ति के लिए वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इस्तेमाल करना चाहते थे। वीपी सिंह ने भी जब उनकी सिफारिश मानी, तो आरएल नायक ने अपना असहमति पत्र दिया, नोट ऑफ डिसेंट लगाया, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर आज तक लगा हुआ है, वो वहां पर मौजूद है। तो जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट स्वीकार की, उस वक्त भी उन्होंने आरएल नायक द्वारा दिए गए असहमति पत्र का ख्याल नहीं किया। अगर वो चाहते तो उसी वक्त वो रिपोर्ट को, उनकी सिफारिशों को सिद्धांत स्वीकार करते हुए कारीगर जातियों और भूमिधर जातियों के बीच में आरक्षण का बंटवारा कर सकते थे। अगर उस वक्त उन्होंने कर दिया होता तो आज रोहिणी कमीशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, और आरक्षण के लाभ केवल भूमिधर जातियों तक ही सीमित नहीं रह जाते, और अति पिछड़े या मोस्ट बैकवर्ड या एमबीसी जैसी कोई कैटेगरी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि संविधान के जरिए पहले से ही उनको आरक्षण के लाभ मिल रहे होते, एक प्रतिशत उनका तय होता, कुछ ना कुछ तो उसका फायदा उनको जाता ही। तो मैं इस इतिहास का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि अगर ये गलती पहले ही सुधार ली जाती, पहले बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के स्तर पर इस गलती को सुधारा जा सकता था, फिर वीपी सिंह के स्तर पर इस गलती को सुधारा जा सकता था, इसके बाद भी बहुत से नेता हुए, उस स्तर पर उन गलती को सुधारा जा सकता था, लेकिन इस गलती को नहीं सुधारा गया। तो मैं कुल मिला के मैं कहना ये चाहता हूं कि रोहिणी कमीशन जो करने जा रहा है, उसकी जरूरत और आधार पहले से मौजूद था। यहां तक कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करते समय वीपी सिंह ने जो कर्पूरी ठाकुर ने किया था बिहार में, उसकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया। कर्पूरी ठाकुर ने भी तो सब कैटेगरीज बनाई थी, उसकी तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो कुल मिलाकर मंडल कमीशन की रिपोर्ट, यानी जो पेश की गई सरकार के सामने, जिसमें आरएल नायक की सिफारिश का ध्यान नहीं रखा गया, और वीपी सिंह ने जिस तरह स्वीकार किया, वो भूमिधर ओबीसी जातियों की राजनीति को पुष्ट करने की कार्रवाई थी। उसमें ओबीसी समाज के
जो कि कारीगर जातियां थी, जो ज्यादा गरीब थी, अधिक विपन्न थी, जिन्हें विशेष सुविधाओं की अधिक आवश्यकता थी, उनके हितों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया। तो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट मैंने नहीं पढ़ी, उसकी सिफारिशें ठीक ठीक क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन मोटा मोटा अंदाजा मैं लगा पा रहा हूं, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट उन कमियों को दूर कर सकती है, उन कमियों को रेखांकित करके सामने ला सकती है और आरक्षण के लाभों में बंटवारा करके उन जातियों तक, उन बिरादरियों तक, उन समुदायों तक आरक्षण के लाभ पहुंचा सकती है जो कि अभी तक नहीं पहुंचे थे। जी। आपने जो ये बीपी मंडल की बात की, वो थोड़ी रोचक इसलिए हो जाती है, क्योंकि जिस समय बीपी मंडल अपनी रिपोर्ट पे काम कर रहे थे, उसी समय कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश को बिहार में लागू किया था। तो जी जी, शायद उससे सबक ले सकते थे, लेकिन जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वह बात बिल्कुल नहीं ज़्यादा लिया सही गया। है। हाँ, हाँ, देखिए, ये तो मंडल कमीशन की नियुक्ति एक महत्वपूर्ण कदम था। अगर ईमानदारी से मंडल कमीशन की जांच पड़ताल होती और ईमानदारी से जो जांच पड़ताल में उन्हें तथ्य प्राप्त हुए थे, उन तथ्यों का इस्तेमाल किया जाता और समग्र पिछड़ी जातियों को लाभ पहुंचाने की या उनके सामाजिक और शैक्षिक और राजनीतिक सशक्तिकरण का विचार मन में होता, उसके प्रतिबद्धता होती, तो आज आरक्षण की नीति की जो दुर्गत हो रही है वो दुर्गत भी नहीं होती। देखिए, जो कारीगर जातियां हैं, आधुनिकता, बाजार और प्रौद्योगिकी के कारण उनकी बहुत खराब हालत है। वो केवल छुआछूत की शिकार नहीं है, बाकी सब कुछ उनकी स्थिति वैसी ही है जैसी कि दलित समाज की स्थिति होती है। तो ये जो हुआ है, ये एक तरह से देखा जाए तो उसको एक सामाजिक क्रांति का दर्जा दिया जाता है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को और उसको लागू करने को। लेकिन वो एक सीमित किस्म की सामाजिक क्रांति थी और एक ऐसी सामाजिक क्रांति थी जिसने न केवल एक हिस्से का सशक्तिकरण किया, बल्कि दूसरे हिस्से का दुर्बलीकरण किया। उसको स्थायी रूप से विपन्न और दुर्बल की श्रेणी में रहने के लिए अभिशप्त कर दिया। और इससे जो पिछड़ी जातियों की राजनीति है, क्या खुद से इस दिशा में आगे बढ़ चुकी है? यानी कि अब उसके भीतर से ये आवाज़ आ रही है, क्योंकि जब बाहर से आवाज़ आती है, जो लोग आरक्षण से या पिछड़ी जातियों से जुड़े हुए नहीं हैं उनकी तरफ से, तो ये कहा जाता है कि हमारी एकता को तोड़ने का काम हो रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है देखिए, कि राजनीति बदल जब चुकी है? बहुत दिन तक पूरे 90 के दशक में, भाई 1990 में वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट स्वीकार की। पूरे 90 के दशक में सामाजिक न्याय के सिद्धांत के नाम पर पिछड़ी जातियों की राजनीति सशक्त होती रही और उसने हिंदुत्ववादी राजनीति का मुकाबला किया। पिछड़ी जातियों के नेता भी करते थे और दलित मायावती, कांशीराम ने भी उस राजनीति को किया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो कमजोर जातियां थी, संख्या बल में कमजोर थी, आर्थिक रूप से कमजोर थी, जिनकी आरएल नायक ने सिफारिश की थी, उनका कोई ख्याल नहीं रखा गया। लेकिन वो फिर भी मजबूत पिछड़ी जातियों को, जिनमें यादव थे, जिनमें लोधी थे, जिनमें शाक्य थे, इन सबको वोट देती रही। धीरे जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय क्षितिज पर उभार हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को समझा कि समस्या कहां पर है और भारतीय जनता पार्टी ने खास तौर से इन जातियों के नेताओं की तरफ ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे इन जातियों की भी अलग पार्टियां बनने लगी। जैसे अब निषादों की पार्टी है, अब राजभरों की पार्टी है। भाई, राजभरों को और निषादों को अपनी पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी कि यादव प्रधानता वाली या लोधी प्रधानता वाली जो राजनीति थी, उस राजनीति में उनके लिए कोई स्थान नहीं था। तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, उन्होंने इन जातियों के साथ सौदेबाजी की। न केवल इन जातियों के साथ सौदेबाजी की, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी सौदेबाजी की। तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो एक अभूतपूर्व चुनाव जीता। अगर उस चुनाव का मतदान के लिहाज से उसका अध्ययन किया जाए, तो आप पाएंगे कि जो अति पिछड़ी जातियां थी, यानी छोटी छोटी बिरादरियां थी, इन बिरादरियों के वोटों का एक इंडेक्स बना, जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में जो एक लेख प्रकाशित हुआ था, मैं उस लेख का जिक्र कर रहा हूं, उसमें एक इंडेक्स बनाया गया था। और उस जो ये जो इंडेक्स था, ये इंडेक्स जैसे ही भाजपा के ऊंची जातियों के जन आधार के साथ मिला, वैसे ही जो हिंदू एकता थी वो 45 से 50% के दायरे में पहुंच गई और फिर भाजपा को उत्तर प्रदेश में हराना तकरीबन नामुमकिन हो गया। आप देखिए, भाजपा, नीरजा चौधरी कह रही हैं, उसमें मैं अपनी तरफ से कुछ बातें और जोड़ रहा हूं।
नीरजा चौधरी कह रही हैं कि अगर मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की जाती तो भाजपा एक ब्राह्मण बनिया पार्टी ही बनी रहती। क्योंकि भाजपा को उसके दबाव में अपना ओबीसीकरण करना पड़ा और उसने पाया कि ओबीसीकरण करने के बावजूद भी कुछ ओबीसी जातियां हैं उसको समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो समाजवादियों द्वारा पहले ही उनका राजनीतिकरण कर दिया गया था और वो भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए तैयार नहीं थी, खासतौर से यादव जाति। तब फिर भाजपा ने उन जातियों की तरफ ध्यान दिया जो ओबीसी तो थी लेकिन भूमिधर जातियां नहीं थी, लैंडेड पीजेंट्री नहीं थी, और उनकी उसने गोलबंदी करनी शुरू की। आज आप देखते हैं कि भाजपा के अंदर बहुत से नेता ऐसे आपको मिलेंगे जिनके जो जाति सूचक नाम हैं वो ऐसे हैं जिनको हम लोग आमतौर पर राजनीति में सक्रिय नहीं देखते। ऐसी बात नहीं कि यादव लोग भाजपा के अंदर नहीं है, लोधी बिरादरी में तो भाजपा की जनसंघ के जमाने से ही पकड़ है, ऐसी बात वो है। शाक्य बिरादरी में भी भाजपा की जनसंघ के जमाने से पकड़ है, लेकिन बड़े पैमाने पर जब तक शूद्र कही जाने वाली पिछड़ी जातियों का एक बड़ा हिस्सा भाजपा की तरफ नहीं आता, तब तक वो हिंदू एकता नहीं बना सकते थे। तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट द्वारा डाला गया दबाव, हिंदू एकता बनाने के विचारधारात्मक आग्रह और पिछड़ी जातियों का जो नेतृत्व था उसके द्वारा कमजोर पिछड़ी जातियों की गई उपेक्षा, इन सब ने भाजपा की राजनीतिक सफलता के लिए जमीन तैयार की। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा-सा प्रश्न ये करना चाह रहा था कि जो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला था, फिर भी वो एक ऐतिहासिक फैसला इस लिहाज से था कि उसी ने वो ज़मीन तैयार की जिससे आज ये सारी प्रगति हो रही है, ये हम कह सकते हैं? जी, एक नहीं, हर फैसला ऐतिहासिक। अब देखिए, जिस फैसले का राजनीति के ऊपर दूरगामी असर हुआ, उस फैसले को तो ऐतिहासिक कहा जाएगा, लेकिन उसकी जो ऐतिहासिकता थी, उस ऐतिहासिकता की प्रकृति क्या थी, इस पर भी तो गौर किया जाना चाहिए। उस ऐतिहासिकता में काफी नकारात्मकता मौजूद थी, उस ऐतिहासिकता में एक तरफापन मौजूद था। मतलब बीपी मंडल को पिछड़ी जातियों की राजनीति का खुदा नहीं कहा जा सकता, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने न्याय नहीं किया समग्र पिछड़े समाज के साथ में। उन्होंने पिछड़े समाज के एक हिस्से के हितों का ख्याल रखा, दूसरे हिस्से के हितों को ध्यान दिलाने के बावजूद भी, असहमति व्यक्त होने के बावजूद भी सायास और जिद करके नजरअंदाज कर दिया।